सो द टॉपिक फॉर टुडे इज बायनॉमिनल इंटरेस्ट रेट ट्री। ठीक है, तो इसका पूरा फ्रेमवर्क देखेंगे अभी। यूज केस इसका क्यों पड़ा, वो बेसिकली इस वजह से पड़ा ताकि हम इंटरेस्ट रेट की वॉलेटिलिटी जो है उसको अकाउंट में ले पाए। ठीक है, टू वैल्यू अ बॉन्ड बेसिकली। ठीक है, नाउ यूजुअली हम क्या करते थे कि बॉन्ड थे, मान लो ये एक स्ट्रेट बॉन्ड है, उसका 3 कैश फ्लोज हैं, कूपन 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 प्लस फेस वैल्यू। So we used to discount the first cash flow, that is just a coupon, by the spot rate S1। सेकेंड कूपन को S2 से डिस्काउंट करते थे और थर्ड कूपन को S3 से डिस्काउंट करते थे। S1, S2 और S3 ये मैं एक लिस्ट लेके चलता था कि भाई ये स्पॉट रेट्स एप्लीकेबल होंगे अलग अलग सालों के लिए। ठीक है, लेकिन जब मैं इंटरेस्ट वॉलिटिलिटी की बात आ जाती है तो स्पॉट रेट्स चेंज करते हैं। ये तो अभी मैं बस 2 ईयर का बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, नीचे जो मैंने बना रखा है दिस इज फॉर 3 ईयर्स। सो दिस इज S1 और मान लो कि वॉलेटिलिटी लेट्स अज्यूम इट इज 25%। ठीक है, सो दिस विल बी F11 अप, F डाउन 11। ठीक है, और यहाँ बीच में आ जाएगा द एक्चुअल F11। ठीक है, दैट इज द फॉरवर्ड रेट फॉर 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर। अगर मैं इसको थोड़ा बेटर तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं ये बोलूँगा कि 2 साल का मैंने जो बॉन्ड बनाया ना, 0, 1, 2, कूपन कूपन प्लस फेस वैल्यू। So this rate is applicable for this period। ठीक है, also this rate is applicable for this period। अब मैंने जो इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी अज्यूम करी है दैट इज 25%, उसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आए हैं उसकी वजह से बेसिकली एक अप मूव हुआ है, जिससे मेरा जो फॉरवर्ड रेट है दैट इज FU11। ठीक है, तो इस छोटे से इंटरेस्ट रेट ट्री को ना मैं 3 हिस्सों में तोड़ सकता हूँ बेसिकली ये दिखाने के लिए कि चल क्या रहा है। लेट मी क्रिएट सम स्पेस। कूपन कूपन प्लस फेस वैल्यू। जो इंटरेस्ट रेट ट्री मैंने बनाई दिस वाज S1, दिस वाज F11 अप, F डाउन 11 और बीच वाला हो गया मेरा एक्चुअल फॉरवर्ड रेट। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मैं इस वाली बायनॉमिनल इंटरेस्ट रेट ट्री को ना 3 हिस्सों में तोड़ रहा हूँ। बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करती है बायनॉमिनल इंटरेस्ट रेट ट्री? सो इट इज रिप्रेजेंटिंग 0, 1, 2 कूपन कूपन प्लस फेस वैल्यू। कॉपी। फर्स्ट केस ये वाला पाथ। ठीक है, तो येलो वाला। ठीक है, आई शैल हाईलाइट विद डिफरेंट कलर्स। तो फर्स्ट वाला जो कूपन होगा वो डिस्काउंट होगा मेरा S1 से। ठीक है, और जो कूपन प्लस फेस वैल्यू सेकेंड ईयर के एंड में मेरा जो कैश फ्लो आ रहा है दैट विल बी डिस्काउंटेड बाय S1 एंड F अप 11। ठीक है, बेसिकली लिखने का जो तरीका होता था हमारा कूपन 1 प्लस डिवाइड बाय 1 प्लस S1 प्लस कूपन प्लस फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस S1 एंड 1 प्लस F अप 11। ठीक है, नॉर्मल बॉन्ड वैल्यूएशन वही चल रहा है। ठीक है, बट मैं विजुलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चल क्या रहा है एक्चुअली में। ठीक है, सेकंड हम इसको इस चीज में स्प्लिट कर सकते हैं दैट ये वाला पाथ जो कि मेरा नॉर्मल इंटरेस्ट रेट ट्री में दिखता ही है। ठीक है, FU11 और FD11 क्यों आए? क्योंकि मैंने एक इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी अज्यूम करी थी। ठीक है, नहीं तो जो मेरा एक टर्म स्ट्रक्चर ऑफ स्पॉट रेट्स होता है
ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो F11 आता है ना, वो ये वाला है, विदाउट कंसिडरिंग इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी वगैरह, ठीक है। बट इफ आई स्टार्ट टू कंसिडर इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी, तो फिर मैंने उसको दो मूव्स में बांट दिया, अप और डाउन के मूव में, ठीक है। जो सेकेंड वाला है दैट इज ये वाला, सो आई विल डिस्काउंट इट बाय S1 और इसको S1 एंड F11, ठीक है। नॉर्मल, बिल्कुल इंटरेस्ट वॉलेटिलिटी है ही नहीं, ऐसा ज्यूम करके चल रहा हूँ। तो टर्म स्ट्रक्चर ने जो भी मेरा F11 एम्प्लाई करा, मैंने वो यूज करके डिस्काउंट कर दिया, ठीक है। एंड द थर्ड वन, ये वाला पाथ, so essentially I would discount the first cash flow, that is the coupon, by S1 again, and the second cash flow, that is coupon plus face value, by S1 and FD11, FD मतलब डाउन मूव वाला, ठीक है, एसेंशियली ये वाला। तो इसका भी लिखने का वही तरीका रहेगा, मैं लिख देता हूँ जस्ट सो देयर इज नो कंफ्यूजन। F11 ये तो बेसिकली क्या है मेरा, टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, टर्म स्ट्रक्चर ऑफ स्पॉट रेट से इम्प्लाइड है, सो दिस 1 प्लस S2 का स्क्वायर, बेसिकली 1 प्लस S2 का स्क्वायर मैं इसमें नहीं कह सकता, बिकॉज इट इज नॉट एसेंशियली इम्प्लाइड बाय द टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। मैंने एक इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी अज्यूम करी, तो उसकी वजह से मेरा जो टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स है वो भी कहीं ना कहीं चेंज हो गया होगा, सो आई कांट रियली डायरेक्टली राइट हेयर। और अभी जो मैं इक्वेशन लिखूंगा इधर, दैट दिस इज इक्वल टू 1 प्लस S2 का स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज नॉट इक्वल टू 1 प्लस S2 का स्क्वायर, रिमेंबर दिस। बाकी इसका भी यही लिखने का तरीका होगा, ठीक है। एंड अगेन आई एम ट्राइंग टू से कि ये जो मैंने लिखा है, दिस इज नॉट इक्वल टू 1 प्लस S2 का स्क्वायर, ठीक है। बेसिकली ये चल रहा है बिहाइंड द सीन्स। तो इसके थ्रू, जो एक मिनट, इसके थ्रू ये यूज करके ए बॉन्ड की एक वैल्यू निकलेगी, सिमिलरली इसके थ्रू बॉन्ड की एक और वैल्यू निकलेगी, ऑल्सो इसके थ्रू यूज करके बॉन्ड की एक और वैल्यू निकलेगी, ठीक है। और यही चीज हम पाथ वाइज कैलकुलेशन में करते हैं, इसको सेपरेट टॉपिक बोल दिया, बट इफ यू स्टडी द इंटरेस्ट रेट ट्री प्रॉपर्ली, यही चीज दिखेगी, ठीक है। पाथ वाइज कैलकुलेशन में बेसिकली यही होता है कि ये मान लो यहाँ से BP1 आ गया मेरा, ठीक है, यहाँ से BP2 आ गया, बॉन्ड प्राइस 2 आ गया, यहाँ से BP3 आ गया, तीनों को एवरेज ले लो, तुम्हें बॉन्ड प्राइस पता लग जाएगा। एक्चुअली में हम एक इंटरेस्ट रेट ट्री में कैसे करते हैं वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। उससे पहले एक दो पॉइंट और मैं मेंशन करना चाहूंगा, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फैन इन एंड फैन आउट। मान लो ये S1 है, ठीक है, दिस इज F11 अप एंड दिस इज F डाउन 11। ये मेरी इंटरेस्ट वॉलेटिलिटी सिग्मा 1 है, ठीक है, लेट्स से जो सिग्मा 1 ही मान लो, ठीक है। वन थिंग दैट आई वांट टू से इज कि जो एडजेसेंट नोड्स हैं मेरे, दे विल बी सेपरेटेड बाय अ फैक्टर ऑफ e रेज़्ड टू पावर 2 सिग्मा, ठीक है। तो लिखने का क्या तरीका है, Fu11 इज Fd11 मल्टीप्लाइड बाय e रेज़्ड टू पावर 2 सिग्मा, ठीक है। ऑल्सो अगर मैं इस इंटरेस्ट रेट ट्री को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करूं, कहने का मतलब ये F अप 11 आ गया, नीचे F डाउन 11 आ जाएगा, ठीक है। इग्नोर माई हैंड राइटिंग, so this is F up 11, F up
2 1, ठीक है। दिस इज एफ अप डाउन 2 1, और आई कैन से दिस इज ऑल्सो एफ डाउन अप 2 1, दिस इज एफ डाउन डाउन 2 1, ठीक है। इस केस में क्या होएगा, जैसे ये और ये आर सेपरेटेड बाय ई रेज़ टू पावर 2 सिग्मा, ये और ये मतलब ये दोनों इक्वली मान के चलते हैं, ठीक है। इफ द ये दोनों इक्वल तब होंगे व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अप मूव एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउन मूव आर द सेम। 0.5 ये लेके चलते हैं ट्रस्टेड ट्री में, तो ठीक है। प्रोबेबिलिटी नहीं वैसे, सॉरी, व्हेन u इज इक्वल टू d, ठीक है, ये तब होता है। ये मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, फिलहाल के लिए लेट इट बी हियर, ठीक है। सो अगेन जैसा मैंने कहा कि adjacent nodes are separated by e raised to power 2 sigma, तो इन दोनों के बीच में गैप होता है e raised to power 2 sigma, अगेन अ गैप ऑफ e raised to power 2 sigma। तो सबसे टॉप वाले में और सबसे बॉटम वाले में गैप हो जाता है मेरा e raised to power 4 sigma का, ठीक है। सो लिखने का तरीका क्या है, FUU 2 1 is equal to e raised to power 4 sigma multiplied by FDD 2 1। This can also be written as, अगर मैं सिर्फ इसको और इसके टर्म्स में लेके चलूँ, सो FUU 2 1 is equals to e raised to power 2 sigma multiplied by FUD 2 1, ठीक है। एक और लिख देते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। FDD 2 1 बेसिकली ये वाला और ये वाला इन दोनों के बीच में multiplied by e raised to power 2 sigma is equals to FUD 2 1, ठीक है। यू कैन यूज दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन टू गेट ये वाला इक्वेशन, ठीक है। नाउ एक जो मैं फैन इन और फैन आउट का कॉन्सेप्ट बता रहा था वो ये था बेसिकली कि मान लो मैंने यहाँ पे कंसिडर करा कि सिग्मा 1 वाज माय इंटरेस्टेड वॉलेटिलिटी, ठीक है। तो मेरी इंटरेस्टेड ट्री कुछ ऐसी दिखी, ठीक है। एज आई मूव माय सिग्मा 1 क्लोजर टू 0, ठीक है, कि मेरी इंटरेस्टेड वॉलेटिलिटी कम हो रही है, तो मेरी इंटरेस्टेड ट्री जो है ना वो कोलैप्स करनी शुरू करेगी एंड विल फॉर्म बेसिकली द एंड विल बेसिकली टेक द शेप ऑफ ऐसे जो हम बोलते हैं टर्म स्ट्रक्चर ऑफ स्पॉट ट्रेड्स वगैरह, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा विजुअलाइज कराने की कोशिश करूं तो मान लो S1, ये थोड़ा डायग्राम ना अच्छे से बनाता हूं मैं। मैंने जब सिग्मा 1 लिया मेरा इंटरेस्टेड वॉलेटिलिटी, तो मेरी ट्री कुछ ऐसी दिखी। जैसे ही मैंने सिग्मा कम करना शुरू करा, धीरे धीरे मेरी ट्री कोलैप्स करनी शुरू कर गई। मान लो ये 10% था, ठीक है। नाउ आई एम कंसिडरिंग माई सिग्मा 1 टू बी 8%, तो फिर ये 10% के लिए था, ठीक है, ये 8% के लिए हो जाएगा। एंड जैसे जैसे मैं इसको और रिड्यूस करता जा रहा हूँ धीरे धीरे 2% कर लिया मान लो, तो मेरा इंटरेस्टेड ट्री जो है ना ऐसे बनेगा, ठीक है। बेसिकली स्पीकिंग कि मेरे जो एडजेसेंट नोड्स पे इंटरेस्ट रेट्स होंगे ना दे वुड बी क्लोज टू ईच अदर, क्योंकि मेरा इंटरेस्टेड वॉलेटिलिटी कम होता जा रहा है। एंड एज द जैसे जैसे मेरा इंटरेस्टेड वॉलेटिलिटी 0 को अप्रोच करेगा, बेसिकली ये जो रेट्स जो है ना ये इक्वल हो जाएंगे एंड दे विल कन्वर्ज टू F11, ठीक है, द सेम F11 दैट इज इम्प्लाइड बाय द टर्म स्ट्रक्चर ऑफ स्पॉट रेट्स, ठीक है। और अगर मान लो कि ऐसा नहीं होता एंड आई स्टार्ट टू इंक्रीज माई इंटरेस्टेड वॉलेटिलिटी, तो मान लो ये 10% पे था और मैं सीधा इंटरेस्टेड वॉलेटिलिटी 20% कर देता हूँ, सिग्मा 1 मैंने कर दिया 20%, तो अब क्या होएगा, मेरे जो एडजेसेंट नोड्स हैं ये दोनों आपस में और डाइवर्ज कर जाएंगे,
ऐसा कुछ बन जाएगा फिर, ठीक है। ठीक है, बेसिकली फैन आउट कर जाते हैं एज यू इंक्रीज, बाइनोमियल इंटरेस्ट रेट ट्री फैन आउट कर जाती है एज यू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी, और फैन इन कर जाती है एज यू डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अनदर कॉन्सेप्ट है कि बेसिकली प्रोबेबिलिटी क्या कंसिडर करते हो, तो जब भी बाइनोमियल इंटरेस्ट रेट की बात होगी, यू वुड कंसिडर प्रोबेबिलिटी ऑफ अप मूव एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउन मूव इक्वल, एंड दैट इज 0.5। ठीक है, नाउ ओके, मोर ओवर जो मेरी बाइनोमियल इंटरेस्ट रेट ट्री होती है, और आगे बनाए कि नहीं बनाए, आई गेस इतना काफ़ी रहना चाहिए। ठीक है, बल्कि एक का वैल्यूएशन करके देख लेते हैं, इट वुड बी इजी दिस फॉर स्टार्टर्स। नंबर्स के साथ करना वुड बी नाइस, यही वाली उठा लेते हैं बल्कि। ओके ओके देन, मैंने इसके अंदर कोई इंटरेस्ट वॉलेटिलिटी अज्यूम कर रखी है, आई डोंट रिमेंबर दैट, मैंने शायद लिख रखा है, जस्ट अ सेकंड। ओके, मैंने नहीं लिख रखा है इसमें, आई गेस 12% अज्यूम करके चल रहा था मैं इसमें, बाकी देख लेंगे, वो तो निकाल लेंगे, दैट इज नॉट अ बिग डील। एक बॉन्ड कंसिडर कर लो, एक स्ट्रेट बॉन्ड फॉर 2 years, कूपन मैंने 5% अज्यूम कर लिया, ठीक है, और फेस वैल्यू मैंने 100 कर ली। कूपन रेट बेसिकली 5% है मेरा, सो दिस इज 5 एंड दिस इज 105। अब डिस्काउंट करने का तरीका सेम है जैसे हमने लेवल 1 में देखा था, सो इधर मेरा कैश फ्लो 105 आ गया, इधर भी कैश फ्लो मेरा 105 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ अप एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउन इज 0.5 दूसरा मैंने ये जो चीज़ लिखी थी ना यहाँ पे, U और D वाला, this might not be applicable here, so just ignore this, ठीक है, my bad। U और D वाला कॉन्सेप्ट तब आता है जब मैं बॉन्ड बॉन्ड नहीं, बेसिकली ऑप्शंस नहीं, स्टॉक में कंसिडर कर रहा हूँ कि स्टॉक मेरा ऊपर हुआ नीचे हुआ, फिर मैं उसको यूज़ करके ऑप्शंस को वैल्यू कर रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाई आई रोट दिस। सो बेसिकली डिस्काउंट करने का तरीका वही है कि इधर आ जाएगा 105 डिवाइड बाई 1.035, दिस इज 105 डिवाइड बाई 1.0192, ठीक है। So I get 101.45 and here I get 103, ठीक है। अब अगर मेरे को यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, so 0.5 probability of up multiplied by value at the upper node, ठीक है, plus value of the at the upper node plus the coupon that I get, ये वाला 5 वाला, ये तो मैंने ऑलरेडी अकाउंट कर लिया 105 में, प्लस ये वाला जो कूपन मेरे को मिला, plus the probability of down move 0.5 again, that is 103 plus 5, then I will discount it by the appropriate spot rate, ये वाला, तो ये मेरी BP नॉट निकल जाएगी। So the value is 104.6
609 जो पीछे मैं पाथवाइज कैलकुलेशन में बोल रहा था, यू कैन एसेंशियली ब्रेक ये वाला इंटरेस्ट रेट ट्री इनटू ये वाला पाथ, ठीक है। फिर ये वाला पाथ यूज़ करके एक वैल्यू निकालो, फिर पाथ चेंज करके इस वाले पाथ के थ्रू वैल्यू निकालो। उसमें प्रोबेबिलिटी तो तुम कंसिडर नहीं करोगे पाथ वाइज कैलकुलेशन में, यू वुड ओनली कंसिडर प्रोबेबिलिटी जब तुम इकट्ठा बाइनोमियल इंटरेस्ट रेट ट्री यूज़ करके वैल्यू करने की कोशिश कर रहे हो। सो बेसिकली ये दोनों पाथ यूज़ करके जो भी बॉन्ड प्राइसेस निकलेंगे उनका एवरेज ले लेना, तो वो इसके बराबर ही आएगा 104.609 के, ठीक है। अब इसी के आगे फिर वेरिएशंस देख लेंगे हम।